राम राम सा। आज हम बात करेंगे यूपीएससी जो मेंस एग्जाम है उसके अंतर्गत जो बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, किस ऑथेंटिक बुक लिस्ट को हम अपनाएं कि जो है मेंस में जो अच्छा स्कोर कर पाएं। प्रीलिम्स की जो बुक लिस्ट है वो मैंने आपको वहां पर बता दी है। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे है वो है आपके GS 1 जो पेपर है, उसमें जो हिस्ट्री पार्ट है उसके बुक लिस्ट की हम जो है वो बात करेंगे। तो उसमें जो आपके एंशियंट हिस्ट्री यानी कि जो प्राचीन इतिहास है उसमें किस बुक लिस्ट को अपनाना चाहिए। वैसे जो प्रीलिम्स एग्जाम की जब आप पढ़ोगे ना तो पूरी पूरी एंशियंट हिस्ट्री जो है आपके कवर हो जाएगी मेंस के लिए भी। तो इसमें आपको करना क्या है, छठी और 12वीं की जो एनसीईआरटी नई वाली वो आपको पढ़नी है, प्लस R S शर्मा की जो सेलेक्टिव जो चैप्टर है वो आपको पढ़ने हैं, मेंस के PYQ देखने हैं। और ये देखना है कि R S शर्मा में जो ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो बार बार जो है PYQ के रूप में पूछे जा रहे हैं। तो उन इन दो ही सोर्स को जो आपको अपनाना है, किसी तीसरे सोर्स को नहीं। और मेरे हिसाब से मोर देन सफिशियंट है। जब प्रीलिम्स के वक्त पढ़ोगे तो ये दोनों चीजें आप पढ़ लोगे साथ साथ में, इसलिए प्रीलिम्स के वक्त ये ध्यान रखें कि जो इनमें से किस किस चीज को जो है मेंस में भी पूछा जा सकता है। प्लस अगर वक्त मिले तो नोट्स जरूर बनाए हुए 100% बनाने, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता पर कोई आ रखी है चीज़, उसके नोट्स बनाए बनाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, है ना। इसी साल सवाल आ रखा है 2025 में जो मेंस हुआ है। तो अगर उनके आप नोट्स नहीं बना रहे हो, खास तौर से नई एनसीईआरटी वाले से, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नुकसान में जा सकते हो। और अगर ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं हिस्ट्री के पार्ट को इग्नोर कर देते हैं मेंस के टाइम, वो सोचते हैं कि प्रीलिम्स के टाइम पढ़ा ही था, इस कारण से 3 महीने का जब गैप आ जाता है ना तो चीज़ें याद नहीं आती मेंस के टाइम में लिखते वक्त। इसलिए नोट्स भी बनाते जाए मेंस के साथ साथ में, लेकिन शुरू में ना बनाए, जब बहुत ज़्यादा रिवीजन अच्छे हो रखे हैं उसी वक्त नोट्स बनाने हैं। दूसरा जो पार्ट आता है वो आपके आता है मध्यकालीन इतिहास का। इस मध्यकालीन इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, 7वीं और 12वीं की एनसीईआरटी वही वाली है जो आपके प्रीलिम्स में पढ़ी थी, नई वाली एनसीईआरटी। और सतीश चंद्रा के सेलेक्टिव चैप्टर, इसको आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मन लगता है कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा तो छोड़ सकते हैं, कोई मेंस में कोई इतनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी आपको ना देखने में। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ नई वाली एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो भी दिक्कत नहीं, मैंने खुद शुरू के 2 सालों में नहीं पढ़ी थी। और यहाँ पर आपको दोनों पढ़नी है साथ साथ में। अगर कहीं नोट्स बन सकते हैं वो नोट्स बने, जैसे कि भक्ति मूवमेंट को लेकर सवाल पूछा गया तो एनसीईआरटी में जो सवाल वो अच्छे से दे रखे हैं, ये ध्यान रखें आप। इस बार जो है अकबर वगैरह को लेकर सवाल पूछे गए तो यहाँ पर जो है बीच बीच में आपको सारे जो चैप्टर मिल जाएंगे। दरअसल नई एनसीईआरटी जो 12वीं का पार्ट सेकंड है ना, उसमें 2 चैप्टर आ रखे हैं मुगल साम्राज्य को लेकर सिर्फ और सिर्फ। वहां पर आपको जो अकबर की नीतियां कहीं ना कहीं जो है अलग अलग पेजेस पे जो है मिल जाएगी, भले एक साथ ना दिखे। तो मध्यकालीन इतिहास में आपको ये चीजें फॉलो करनी है। आधुनिक जो इतिहास है आपका, उसके लिए आपको क्या देखना है, 8वीं 10वीं और 12वीं एनसीईआरटी नई वाली। 10वीं की एनसीईआरटी को आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8वीं और 12वीं एनसीईआरटी को जरूर देखें। और इसके साथ में आप स्पेक्ट्रम और जो विपिन चंद्रा उनमें से किसी एक चीज को ले लें। ये सेम चीज प्रीलिम्स में थी, मेंस में कुछ नहीं करना। शॉर्ट नोट्स अगर जहां से सवाल आ सकता है वहां से बनाए, जैसे कि गांधी जी का जो एरा रहा था वहां से खूब सारे सवाल बने हुए, तो वहां से आपको चीजें देखनी चाहिए। प्लस आज़ादी के आंदोलन में अलग अलग जो लोगों के योगदान रहे थे उनके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं, उनके आप जरूर ध्यान रखें। जैसे एक बार जो ये पूछा गया था कि भाई गांधी जी और जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनके विचारों में क्या अंतर था शिक्षा को लेकर और राष्ट्रवाद को लेकर, ठीक है ना। तो वैसी चीजें तभी प्रिपेयर कर पाओगे जब ढंग से आप पढ़ोगे। वो वाला सवाल आपके एनसीईआरटी में दे रखा था, और अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ के जा रहे तो चीजें लिखोगे कैसे। फिर आता है आपके कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर। इसमें आपको 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है सबसे पहले, ये ध्यान रखना। उसका नाम ललित कला है, इसको ओल्ड एनसीईआरटी भी कहते हैं। मार्केट में आपको मिल जाएगी, जहां कहीं पर भी आप लोगे, दिल्ली में तो पक्का ही मिल जाएगी। तो वहां से आप सबसे पहले खरीदना, शानदार किताब है मेरे हिसाब से मेंस के लिए। उसमें सारे सारे चैप्टर है, वहां से नोट्स बनाने हैं। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो नुकसान में रहोगे। उसमें अच्छे अच्छे डायग्राम दे रखे हैं, वो डायग्राम भी जो आपको जो है 100% बनाने हैं। इसके बाद में क्या करना, नितिन सिंघानिया से वैल्यू एडिशन कर लेना। जो चैप्टर आपको लगेंगे सच में यहाँ से वैल्यू एडिशन होना चाहिए तो वहाँ से आप जरूर कर लें। बाकी कोई इतनी जरूरत नहीं। नितिन सिंघानिया जो है प्रीलिम्स के टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भूमिका निभाती है, बाकी मेंस में जो है सिर्फ आप जो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी से भी हेल्प ले सकते हो। लेकिन नितिन सिंघानिया वो चैप्टर जरूर देख लें जहाँ पर यहाँ पर कमी दिखे, जैसे कि भाई मुगल स्थापत्य कला हो गई या भारतीय चित्रकला हो गई, है ना। वहाँ यहाँ पर डिटेल में चीज़ें दे रखी है। ऐसे ही जो है भारतीय जो साहित्य है उसके बारे में जो है नितिन सिंघानिया में डिटेल में चीज़ें दे रखी है, तो वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन सिर्फ यहाँ 4 चीजें कंप्लीट हो गई पूरे सब्जेक्ट वाइज। लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है, जिस पर ज्यादातर शुरुआत में बच्चे गौर नहीं कर पाते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है करंट अफेयर्स। अब कई सारे बच्चे ये सोच लेते हैं इतिहास है तो इतिहास में क्या करंट अफेयर्स होगा, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। करंट अफेयर्स के अगर आप टॉपिक नहीं कर रहे हो जो इतिहास से लिंक हो रखे हैं तो वहां पर आप नंबर खोज सकते हो। कैसे, इसमें आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना है, प्लस विजन है इसकी जो मैगजीन उसको आपको देखना है। अब करंट अफेयर्स कैसे आता है, जैसे इस बार जो सवाल आया था इतिहास में GS 1 में, एक सवाल पूछा था उन्होंने अकबर से संबंधित, ठीक है। तो ये करंट में था सवाल, ठीक है ना, कि भाई अकबर को किस रूप में जो है जानना जाए। बहुत ज्यादा बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, आपको पता है। और इसके साथ साथ में एक और सवाल पूछा गया था, अभी मैं भूल रहा हूँ,
है ना, वो भी करंट में था, पूरा का पूरा करंट का जो है वो सवाल था। और ये इसीलिए पूछे गए थे क्योंकि वो सवाल करंट में थे। अब अगर इनमें से इतने इतने जो चार बड़े जो सेक्शन है, इनकी इतनी इतनी किताब में पढ़ रहे हो, उसमें से हो सकता है इतना जो है आउटपुट और आउटकम नहीं निकल पाए। जितना करंट अफेयर्स का अगर आपने टॉपिक कवर कर लिए तो उतना बड़ा जो है आउटपुट निकल सकता है। प्लस सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी जो सवाल आया था, सिंधु घाटी सभ्यता तो हमेशा करंट में रहती है। जैसे कि तमिलनाडु सरकार ने कहा जो भी उसकी लिपि पढ़ेगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसे ही जो है कई सारे ऐसी साइट्स थी जिनको जो है यूनेस्को वगैरह में शामिल किया गया। तो वहां से करंट में होने के कारण बार बार जो है यहाँ से चीजें रिपीट हो रही है। और एक सवाल हाँ याद आ गया, वो है आपके तीसरा, ज्योतिबा जो फुले रहे उन पर जो मूवी बनी थी, मुझे संबंधित सीधा सवाल आ गया इस बार। क्यों आया? क्योंकि करंट में था। अगर करंट को लिंक करके इतिहास को पढ़ना है मेंस के टाइम, ये जरूर आप ध्यान रखें। नहीं तो आप ढूंढते रह जाओगे कि किस व्यक्ति का क्या योगदान रहा या नहीं रहा है। अब अगर आपको पता था कि ज्योतिबा फुले जो बहुत ज्यादा चर्चा में थे, तो आप ज्योतिबा फुले जी को कम से कम जो है 100 बार पढ़ के जाते, है ना। वहां पर आप भगत सिंह जी को जो है उस वक्त नहीं पढ़ते, क्योंकि अभी के दौर में वो चर्चा में नहीं थे। चर्चा में कौन थे? ज्योतिबा फुले जी थे, है ना। ऐसे ही अंबेडकर जी जो हैं उन पर सवाल आ सकता था, क्योंकि उनके कुछ जो है ना वो एक खास प्रोग्राम वगैरह हुए थे, तो वहां से संबंधित भी सवाल आ सकता था। लेकिन यूपीएससी ने जो है वो ज्योतिबा फुले के बारे में सवाल पूछा था। तो यही जो है बेसिक रूप से जो है आपके हिस्ट्री की जो पूरी पूरी बुक लिस्ट है, और स्टैंडर्ड बुक लिस्ट को आप फॉलो करें। पहले बेसिक पढ़े एनसीईआरटी की किताबें, फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, उसके बाद में कोचिंगों से आप हाई वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हाई वैल्यू एडिशन है, नॉर्मली जो करंट अफेयर से संबंधित चीज़ें होती है उनको आप देख सकते हैं, और कुछ भी ज़्यादा चीज़ें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। बाकी आज के लिए मेरी तरफ से राम राम सर।